नमस्कार, हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रश्मि। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने 7 लक्ष्यों के साथ अब की बार के बजट को सप्तऋषि नाम दिया है। सरकार का दावा है कि बजट में गरीब, आदिवासी, मिडिल क्लास, किसान और महिलाओं सबका ख्याल रखा गया है। वंचित वर्ग की शिक्षा और घर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सवाल 2024 का भी है, लिहाजा विपक्ष भी बजट को सियासत की कसौटी पर नाप तोल रहा है। विपक्ष का आकलन है कि यह जुमला बजट है। आखिर असल में इस बजट से किसको क्या मिला? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस बजट में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मार्गनिर्देशन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है, तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। I have still some questions. There was no mention of मनरेगा. What are we going to do about the poor rural labor? न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान और अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान। पूंजीपतियों की लूट हुई है आसान। ये पूरी तरह चुनावी बजट है। मध्यम वर्ग लोगों को थोड़ी सी रियायत मिली है। मिडिल क्लास और गरीब, बजट में किसे क्या नसीब। आदिवासी और किसान, कौन खुश कौन नाराज। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, किसका असर दिखेगा? सप्तऋषि दिलाएंगे सत्ता। सप्तऋषि केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट का यही आधार बताया है। आधार गरीब, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का, आधार युवा शक्ति को और मजबूत करने का, आधार क्वालिटी एजुकेशन का, आधार देश के समावेशी विकास का। इसी को बुनियाद में रखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृत काल के दौरान हमारा मार्गनिर्देशन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। शुरुआत टैक्स स्लैब से, जिस पर हर नौकरी पेशा वर्ग की नजर होती है। सैलरीड तबका अब की आम बजट से राहत की उम्मीद कर रहा था। सरकार ने भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश की। सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली। नई टैक्स रेजिम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। यानी अब साल में 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब्स भी घटा दिए गए। बजट घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। पहले यह सीमा 2.5 लाख थी। इसके बाद 3 से 6 लाख रुपए तक 5%। पहले 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना होता था। वहीं 6 से 9 लाख रुपए तक 10%। पहले 5 से 7.5 लाख तक 10% देने होते थे। 9 से 12 लाख रुपए तक अब 15% देने होंगे। पहले 7.5 से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% देने होते थे। अब 15 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30%
टैक्स देना होगा। हालांकि ये स्लैब पहले भी ऐसे ही थे। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी: 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। एक अनुमान के मुताबिक 7 लाख टैक्स की छूट के दायरे में लाखों लोग आ जाएंगे, जिसके लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में जो है वो जो ब्रैकेट थे पहले 6 थे, उसको 5 किया, और जो अमाउंट का जो लिमिट था उसको भी बढ़ाया। पहले 2.5 से 5.5, 7.5, ऐसे 10, 12.5, 15, फिर उसके ऊपर था, उसको बढ़ाकर 3 to 6 to 9 to 12 to 15 किया। वो इसलिए किया कि लोग इसमें आए और लोगों को टैक्स का छूट ज़्यादा मिले। लेकिन जो एनालिसिस बताते हैं, जो हमारा एनालिसिस है, कि इसमें वो ब्रैकेट नहीं आएगा जिसके निवेश ज़्यादा हैं या जिनकी सैलरी ज़्यादा है। तो सरकार ने बेसिकली निम्न मध्य वर्ग के लिए ये स्कीम लाई है, और निम्न मध्य वर्ग के जो टैक्स पेयर हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार के बजट में दूसरा सबसे बड़ा ऐलान, या फिर यूं कह लीजिए कि राहत, गरीबों के हित में किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसके तहत गरीबों को 1 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार का टारगेट 2024 है। जाहिर है इस स्कीम के जरिए सरकार सीधे सीधे 80 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस वर्ग के लोगों को जो कोरोना के समय परेशान थे, उनको 1 साल का और मोहलत देगी कि वो अपने आप को सशक्त बना लें, खाने पीने की चिंताओं से दूर रहें और एक वित्तीय सक्षमता को प्राप्त करें। तो उनकी वित्तीय सक्षमता को देने के लिए और 2024 तक इस योजना को बढ़ाने के लिए, ताकि जो कोरोना के बाद जो 2 या 3 साल उनको चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो उस समय तक इनको जो मुफ्त राशन की योजना मिलती रहे। निश्चित ये लोक लुभावनी योजना है और चुनाव के समय तक इसको बढ़ाने का उद्देश्य है कि सरकार जो है इसको लेकर कोई शॉक्स नहीं चाहती है, कोई झटका नहीं चाहती है। मोदी सरकार ने अब की बजट में जनजातीय लोगों को विशेष रूप से तवज्जो दी है। बजट के मुताबिक जनजातीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMP-VTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PVTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल घोषित राशि से कम 5 गुना अधिक है। इस मिशन को रीचिंग द लास्ट माइल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 75 PVTG समूह हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब इस योजना से 2024 के चुनाव में बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, जरा वो समझिए। आज जो वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश किया है, उसमें जनजातीय समूह के लिए PMVTG के तहत 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और ये कहा गया है कि इस धन का उपयोग जो जनजातीय समूह हैं, जहाँ पे जो अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, पानी की सुविधाएं नहीं हैं, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं हैं, ये उस मदों पे खर्च किया जाएगा। अगले 1 साल के अंदर इस धन का सदुपयोग होता है और जनजातीय क्षेत्रों में पानी की और सफाई की व्यवस्था होती है और 15,000 करोड़ पूरा खर्च हो जाता है, तो अवश्य जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो लाभान्वित होंगे, और वहाँ का जो लाभान्वित वर्ग है, जो सबसे उपेक्षित वर्ग है,
वो जरूर चुनाव में इसका लाभ देगा। देश के बजट को किसानों की कसौटी पर तौले बिना आकलन नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार किसानों के लिए भी कई तरह की स्कीम के साथ उनके बजट का प्रावधान किया है। बजट में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने पर रहा है। अगले 3 साल में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए देश भर में 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। माइक्रो फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। यह संस्थान किसानों के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करेगा। अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया में मोटा अनाज निर्यात करने में भारत दूसरे नंबर पर है। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। अब सवाल है कि 2024 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार ने अपने इस बजट को अमृतकाल के पहले बजट के तौर पर पेश किया है। इस बजट में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना का ऐलान किया गया। 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं, जिस पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए और 30,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार ने इस बजट को सप्तऋषि नाम दिया है, जो माना जा रहा है कि 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने की मिशन में सबसे कारगर साबित हो सकता है। हमारी जो इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है।
हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है, हमारा सरप्लस बजट नहीं होता है। और हमारे पास जो फिजिकल डेफिसिट जो 5.9% यानी कोई 18 लाख करोड़ 17.5 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास फिजिकल डेफिसिट होगा, जो कि वित्त मंत्री जी ने कहा है। तो 45 लाख करोड़ में से 18 लाख करोड़ कम कर दें तो हमारे पास जो टैक्स का रेवेन्यू आएगा 26-27 लाख करोड़, टैक्स रेवेन्यू प्लस दूसरे रेवेन्यू चाहे डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं। तो सरकार 18 लाख करोड़ का भी बोरोइंग से सेविंग से इनसे ही उनका प्रबंध करना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप फिजिकल डेफिसिट क्रिएट करते हैं उससे इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, तो आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और वित्त मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से और बड़ी सावधानी से उस बैलेंस को क्रिएट किया। सरकार के अपने दावे। सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि अब की बार बजट न सिर्फ देश की जनता के हित में है, बल्कि उम्मीद है कि जनता इसे पसंद कर एक बार फिर सत्ता पर बैठने का मौका देगी। उधर विपक्ष ने सरकार के तमाम दावों की काट निकाल ली। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अपने इस बजट में मनरेगा के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया, बेरोजगारी महंगाई की बात भी नहीं की गई, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। राज्यों के चुनाव को देखकर यह बजट पेश किया गया है। ये जुमला बजट है। सरकारी भर्ती के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं। और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। ये पूरी तरह चुनावी बजट है। मध्यम वर्ग लोगों को थोड़ी सी रियायत मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ किसानों की अनदेखी करी गई है, युवाओं की अनदेखी करी गई है, उसी तरह रेलवे विभाग जो है, रेलवे मंत्रालय में जो उसकी पूरी तरह अनदेखी करी गई है और ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। बजट में कुछ है ही नहीं। बजट तो ऐसा है कि रात में सोइए, सपना देखिए, सुनहरा सपना देखिए और सुबह उठिए तो सब भूल जाइए। वही बजट है। क्या है इस बजट में? न महंगाई को कम करने का कोई उपाय आप बता रहे हैं, कैसे नियंत्रित करेंगे, न बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई रोजगार सृजन की आप योजना बता रहे हैं। इस पूरे बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, इस पूरे बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, खेल के लिए कुछ नहीं, इस पूरे बजट में आपको कहीं भी शिक्षा के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं दिखी। इस पूरे बजट के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ किया था, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? कहीं कुछ दिखा आपको बजट में? बहरहाल 2024 को लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है। उससे पहले मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है। चूंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तब ये सरकार सिर्फ आंशिक बजट पेश करेगी। ऐसे में इसी बजट में सरकार जो कर सकती थी वो किया। अब देखना होगा कि इसमें से आम जनमानस पर किसका कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।